अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः ज्येष्ठशुद्ध एकादशी दिनांक 17 जून 2024 चरक 11वा अध्याय शतक्षीण चिकित्सा चिकित्सा शंखं चक्रं गलौकान् दधतमृतघटं चारुदर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्देषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। पुरो विभज्यते तस्य विद्यते यथ विभज्यते प्रविद्येते ततः पार्श्वे शुष्यत्यङ्गं प्रवेपते क्रमाद् वीर्यं बलं वर्णो रुचिरग्निश्च हीयते। तो ये जो क्रम बताया गया है वीर्य बल वर्ण रुचि और अग्नि ये क्रम से कम हो जाते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है ये थोड़ा देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अग्निमूलम बलम पुंसाम रेतो मूलम च जीवितम। नहीं, रेतो मूलम बलम पुंसाम अग्निमूलम च जीवितम इस प्रकार का है। अग्निमूलम बलम पुंसाम रेतो मूलम च जीवितम ये इसी प्रकार का है। तो शुक्र का क्षय होने के बाद बल कम होना, फिर वर्ण कम हो जाना और रुचि और फिर अंत में अग्नि इस प्रकार का क्षीण होते जाना, ये एक क्रम के हिसाब से महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। और फिर बढ़ेगा तो अग्नि से बढ़कर वीर्य तक बढ़ता जाएगा। जब रिवर्सल प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो पहले अग्नि सुधरना चाहिए, फिर रुचि, फिर वर्ण, फिर बल, फिर वीर्य इस प्रकार। ज्वरो वथा मनोदैन्यम विभेदो अग्निविधावपि। अग्निविधादपि। तो ज्वर व्यथा मनोदैन्य और विभेद ये अग्निवध से भी उत्पन्न होते हैं। तो ये जो मनोदैन्य इस प्रकार का बताया गया है, तो अग्निवध से भी यही निर्माण होता है और रक्षत से भी निर्माण होता है, ये दोनों इस प्रकार से बताए गए। और अभी सोहन पाठक ने पूरे ग्रंथों में से
मन से संबंधित जितने भी लक्षण, कारण, चिकित्सा जो भी मिलती है वो सभी संदर्भ इकट्ठा किए हैं। तो ये मनोदयनीय ये रेफरेंस यहाँ पे आ गया उरक्षत में इस प्रकार से। और अग्निबोध होने से मनोदयनीय निर्माण होता है, ये भी इसमें एक और बात मिल गई इस प्रकार से। तो फिर मनोदयनीय अगर है तो अग्नि को सुधारेंगे तो मनोदयनीय सुधरेगा। ये एक बात हो सकती है। और उरक्षता अगर है तो भी मनोदयनीय होगा, वो भी लाक्षा देंगे तो सुधरेगा। अगर ये लक्षण किसी उरक्षत का लक्षण इस प्रकार का है, रोग का लक्षण है, तो उस रोग की चिकित्सा से वो लक्षण चला जाता है। दूधाला जैसे कि तथाविध दोष दुष्ट समूर्छनावस्था विशेषो ज्वरादि रूपो व्याधि तत्कार्याश्चारुच्छादया। उस प्रकार की दोष दुष्ट समर्चना विशेष से उत्पन्न होने वाला व्याधि है और उसके कार्य के स्वरूप में अरुचादि लक्षण निर्माण होते हैं। तो कारण नाशात कार्य नाशा, अगर कारण नष्ट हो गया तो कार्य भी नष्ट हो जाता है। तो उरक्षतक के कारण अगर मनोदैन्य इस प्रकार का है तो उरक्षतक चिकित्सा से ठीक होगा, लेकिन अग्निवध से अगर मनोदैन्य इस प्रकार का है, ये हितवत तत्व तंत्र युक्ति की सहायता यहाँ पे ले सकते हैं कि जो एक जगह बताया गया है वो दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं इस प्रकार से। तो अग्निवध से मनोदैन्य अगर निर्माण हो जाए तो अग्नि को सुधारेंगे तो मनोदैन्य चला जाएगा। उसने हिंगाष्टक चूर्ण का काफी प्रयोग किया है इस प्रकार से। और उसका कहना है कि हिंगाष्टक चूर्ण से मनोदैन्य इस प्रकार से दूर हो जाता है, क्योंकि वो अग्नि को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का है। तो इस तरीके से मानस विकारों की द्रव्य चिकित्सा। अभी गुरु पूर्णिमा का जो कार्यक्रम है 21 जुलाई को रविवार है पुणे में होगा। तो वो वक्ता के रूप में निश्चित हो गया है सोहन पाठक। और फिलहाल मुझे मेरी उससे चर्चा हुई तो मैंने कहा कि मानस रोगों की द्रव्य चिकित्सा यही विषय ले लो। इसमें किस किस प्रकार के विचार हो सकते हैं ये महत्वपूर्ण बात है। काउंसलिंग करना है, लेकिन काउंसलिंग के लिए वो पराराधन पंडित होना जरूरी है, या फिर योना विशति योगव्यत आतुरस्य अंतरात्मानंदत रोगांश चिकित्सति, ये भी बात कही गई है। तो सामने वाली व्यक्ति किस प्रकार से सोच रही है, ये सोच समझकर फिर उस ऐसे विचार करके उसमें से बाहर निकलना है। ये एक अहम मुद्दा काउंसलिंग में होता है। और वेदी इस प्रकार का वहां पे चरक सूत्र स्थान 11वें अध्याय में अ, सत्व के बारे में बात आई है। तो वहां वो उसको जानने वाले लोग चाहिए, इस प्रकार के वैद्य होते थे, ऐसा वहां पे कहना है काउंसलर करके इस प्रकार से। तो जहाँ काउंसलिंग की बात चलेगी वहां काउंसलिंग की बात चलेगी, लेकिन जहाँ द्रव्य चिकित्सा से भी बात हो सकती है वहां द्रव्य चिकित्सा देना लोगों के लिए आसान थोड़ा सा होगा। जैसे मॉडर्न साइकियाट्री में अभी साइकोटिक ड्रग यही प्रधान है, वो काउंसलिंग वगैरह उन्होंने छोड़ दिया है अभी। साइकोटिक ड्रग दे देना और फिर उसके जरिए रिजल्ट्स पाना, सिम्टोमेटिक रिलीफ पाना, ये कर रहे हैं। तो हम तो मूल तक पहुंचेंगे और फिर उसको भली भांति रिजल्ट दे पाएंगे। तो ये मनोदैन्य के लिए ये बात इस प्रकार की हो सकती है। दुष्टश्यावः सुदुर्गन्धः पीतो विग्रथितो बहु कासमानस्य च श्लेष्मा सरक्तः संप्रवर्तते। तो दुष्ट शाव दुर्गंध, बहुत दुर्गंध होने वाला, पीत वर्ण का, विग्रथित और बहु इस प्रकार का, कफ जब खांसी उसको आती है तो सरक्तः प्रवर्तते है, तो रक्त के साथ इस प्रकार का कफ निकलता है। तो जनरली ये लक्षण देख के लोग घबरा जाते हैं और तात्काल डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे वगैरह करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं।
सिटी स्कैन करवाते हैं वगैरह वगैरह। शतक सशतक क्षीयते इत्यर्थम तथा शुक्रो जसो क्षया। हाँ। तो जो क्षत जो है उसके जरिए वो क्षीयते इत्यर्थम, अत्यर्थ क्षीण हो जाता है, शुक्रो जसो हो क्षया। और शुक्र और ओजस दोनों का क्षय होने के कारण अत्यर्थं क्षीयते। तो ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि केवल शुक्र का क्षय नहीं है, ओजस का भी क्षय हो जाता है। दोनों की षष्ठी द्वितीय द्विवचन क्या है? तो शुक्र और ओजस दोनों का क्षय होने से क्षीयते, क्षीण इस प्रकार का हो जाता है। और इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी होगा। अव्यक्तम लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम। तो उसका अव्यक्त लक्षण ये पूर्व रूप है। ये कहीं जगह पे इस प्रकार से आता है वर्णन कि उसी रोग का अव्यक्त लक्षण ये पूर्व रूप के रूप में होता है। पूर्व रूप शोणित कासो वैशेषिक क्षते। तो उरोरुक शोणित छर्दी, रक्त का छर्दी या स्टीवन, और कास ये विशेषतः क्षतज में होता है। क्षीणे से रक्त मूत्रत्व पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह। और क्षीण में रक्त मूत्रत्व पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह इस प्रकार का होता है। एक क्षत और क्षीण को अलग अलग इस प्रकार का किया है। सक्षतः कासमानस्य च श्लेष्मा सरक्तः संप्रवर्तते सक्षतः। ये दुष्टः शावासु दुर्गंधा वगैरह सब वर्णन है, उसको क्षत कहेंगे। और क्षीयते इत्यर्थम तथा शुक्र जसो क्षयात, ये क्षीय क्षीण इस प्रकार की एक अलग अवस्था बताई। और नीचे पूर्व रूप भी अलग अलग इस प्रकार के बताए। क्षीणे सरक्त मूत्रत्व पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह। सरक्त मूत्रत्व ये थोड़ा सा अधोग रक्तपित्त की संप्राप्ति जैसा रहेगा। और मूत्रेल्प मूत्रेत कुछरात विवरणम शास्त्र में वा, मूत्र अल्प प्रमाण होने से सरक्त मूत्र प्रवृत्ति हो सकती है, ये एक बात बताई गई है। और शुक्रक्षय के जरिए भी रक्त प्रवर्तन होता है मूत्र से। तोदत्तम वृषण एवं मेढ्रम धूमा इति वच शुक्रे चिरात प्रसिद्धेत शुक्रम शोणितमेव वा। शुक्रे क्षीणे चिरात प्रसिद्धेत शुक्रम, वे बहुत देर से शुक्र बाहर आता है। और शोणितमेव वा, रक्त बाहर आता। भाग्यवाड़ीकर ने एक केस उनके अनुभवामृत में लिखी है कि ऐसे ही कोई वृद्ध व्यक्ति रक्त मूत्रत्व लेके आया था। और फिर उनका निदान उन्होंने ये विवाहित शोष इस प्रकार का किया, क्योंकि हिस्ट्री में ये सब बातें पता चली। और फिर उसको उसकी चिकित्सा दे दी। नहीं तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अधोग रक्तपित्त भी हो सकता है, क्षीण मूत्र ये भी हो सकता है, मूत्रक्षय, और शुक्रक्षय भी हो सकता है। सक्षतः क्षीयते यामध्ये क्षत म्हणजे पुरक्षत रुग्ण, असा अर्थ आहे का? या वही अर्थ है। तो दैट इज क्षत, वो क्षत है इस प्रकार से। और क्षीयते अर्थम शुक्रो जोसो क्षयात, तो यह क्षीण इस प्रकार का हो गया। तो क्षत और क्षीण को अलग किया पूर्व रूपावस्था में, खास करके इस प्रकार से। वैसे उरक्षत ये या क्षत क्षीण इस प्रकार का अध्याय का नाम है। और क्षतक किसको कहेंगे और क्षीण किसको कहेंगे? क्षीण से शास्त्र मूत्रत्व साक्ष्य पृष्ठ कटिग्रह। क्षीण में सरक्त मूत्रत्व और पुष्ठ कटिग्रह इस प्रकार की बात बताई गई है। तो ये एक अलग चीज रहेगी। मेरे रिश्तेदार का मैंने एक केस बताया था, काफी दिलचस्प केस है, लेकिन ऐसे ही सरक्त मूत्र परिवर्तन एक बार हुआ। और उसमें बिल्कुल वेदना नहीं थी, दाह नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फैमिली डॉक्टर के पास गए, फैमिली डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, मामूली है, ऐसा करके सिटाल नाम की एक दवा दे दी।
वो तो खून रुक गया। आगे कुछ हुआ नहीं। फिर 3-4 महीने के बाद पीठ में दर्द प्रारंभ हो गया। और वो काफी सीवियर था। तो फिर एक्सरे का, एक्सरे में नॉन फंक्शनिंग किडनी इस प्रकार की है, एक किडनी नॉन फंक्शनिंग है। फिर भी उन्होंने रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी की। ये बड़ा अजीब चक्कर है, पहले सोनोग्राफी होनी चाहिए थी, लेकिन सोनोग्राफी की ही नहीं, रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी की। उसमें वही कंफर्म हुआ कि एक किडनी नॉन फंक्शनिंग है इस प्रकार से। और रेडियोलॉजिस्ट ने रिमार्क दे दिया कि प्रायः बस है वहां पे, इन्फेक्टेड किडनी इस प्रकार की है। तो फिर बायोप्सी हुई। और बायोप्सी में फिर पता चला कि ये कैंसर है, आरसीसी है इस प्रकार से। और ऑलरेडी मिड लाइन क्रॉस हुआ था। फिर ये सीटी स्कैन वगैरह हुआ, और फिर उनको बता दिया कि ये मोस्टली कैंसर ही है, बाकी कुछ नहीं है। बायोप्सी का रिपोर्ट अभी आने बाकी था। तो मुझे फोन आ गया, पेशेंट नागपुर में था, मई महीना था, बहुत गर्मी थी इस प्रकार से, और रिश्ते में था मेरे। तो फिर मैं नागपुर चला गया, उनको देखा, और फिर लेके आए पुणे में। तब तक एक डायग्नोसिस कंफर्म हो गया था, और उन्होंने 2 महीने का लाइफ बताया था। वो कैसे करके 4 महीने जिंदा रहे, लेकिन फिर भी मिजरेबल लाइफ रहा, उतना अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिली इस प्रकार से। तो इसमें भी पहला लक्षण जो था वो सरक्त मूत्र प्रवृत्ति विदाउट एनी पेन इस प्रकार का था। तो ये डेंजरस लक्षण है। और कम से कम सोनोग्राफी होनी है, कि कहीं ना कहीं कैंसर हो सकता है, किडनी में हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है। ब्लैडर में अगर होगा तो जनरली दाह शूल इस प्रकार का होता है, किडनी में होता है तो नहीं होता है। तो प्रायः आरसीसी होता है। फिर ट्यूमर का अगर पता चल जाता है तो फिर आगे सीटी स्कैन वगैरह करवा सकते हैं। और केवल ट्यूमर वहीं पे रिस्ट्रिक्टेड इस प्रकार का है किडनी का, तो रीनल आर्टरी लाइगेट कर देते हैं। और फिर वो संकुचित हो जाता है, और फिर निकाल देते हैं किडनी। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर एलोपैथी में की जाती है। इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ये ना ही किसी ने शक लिया, वास्तव में उनके माता पिता दोनों को कैंसर था, ये अनुवंशिकता थी। फिर भी किसी ने ये डाउट ही नहीं लिया कि ये कैंसर हो सकता है इस प्रकार से। और पूरी केस मिसमैनेज इस प्रकार की हो गई। तो सरक्त मूत्रत्व, ये एक बार हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। और इस प्रकार के जितने भी हमें अनुभव रहेंगे, जितनी भी इस प्रकार की कंडीशंस रहेंगी, चाहे बहुत ही अनकॉमन इस प्रकार की कोई बात हो, लेकिन फिर भी वो हमारे सामने कम से कम आना तो चाहिए कि ये पॉसिबिलिटीज है, और उसमें से क्या हो सकता है ये देखना, डायग्नोसिस पर कैसे आना। तो ग्रंथों में जो है वो तो आपके सामने प्रातिपदिक कोश से आ जाएगा, ये जो इमडीए से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो ये सभी रेफरेंस रक्त मूत्र में, मूत्र क्षय भी आएगा, शुक्र क्षय भी आएगा, रक्त अधोकर रक्तपित्त भी आएगा, ये तो आ जाएंगे। कैंसर नहीं आने वाला उसमें। तो उसमें इन्वेस्टिगेशंस के अगर जोड़ लेते हैं, तो शायद ये कैंसर की बात चलेगी। अभी यूरिन साइटोलॉजी भी करते हैं। मुझे पता चला था कि भारत में यूरिन साइटोलॉजी नहीं होती थी। मैं वियन्ना में गया था, वहां पे मुझे पता चला कि यूरिन साइटोलॉजी होती है, और उसके बारे में वो बोलते कि हम यूरिनरी एपरेटस में बायोप्सी वगैरह करते ही नहीं है, यूरिन साइटोलॉजी से ही पता चल जाता है इस प्रकार से। तो फिर भारत में मैंने देखा बाद में आने के बाद, तो भारत में भी शुरू हो गई है यूरिन साइटोलॉजी, गोल्ड लैब में यहाँ पे होती है। तो ये सबसे आसान तरीका है, नॉन इन्वेजिव है। और काफी बातें इस प्रकार से बात चलती है, खास करके यूरिनरी ब्लैडर या किडनी के लिए यूरिन साइटोलॉजी, ये आसान परीक्षा इस प्रकार की है। न्यू संहिता में बी एडेड टू एमडीएसएस, सो कैंसर वोंट बी मिस।
होगा। अभी मैं ये मानता हूं कि इन्वेस्टिगेशंस का एक अलग माहौल है, उसकी एक अलग उपयुक्तता इस प्रकार की। और उसमें उसके बहकावे में ना आना ये बहुत बहुत जरूरी है। परसों मैंने एक केस के बारे में सुना है, शायद नागपुर में ही है, पता नहीं है, याद नहीं अभी। संहिता 87 ईयर एज है। और फिर डॉक्टर ने कहा कि बायोप्सी करवाएंगे। बायोप्सी करी, बायोप्सी कैंसर प्रूव हो गया। अब बोल रहे हैं कि अब आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, एलोपैथी में तो कुछ होना होगा नहीं इसमें। तो मैंने कहा कि बायोप्सी क्यों की फिर? बोले नहीं नहीं, कंफर्म करने के लिए बायोप्सी की। अगर हमें मालूम है कि 87 एज है, आगे कुछ होने वाला नहीं है, तो क्यों बायोप्सी करें इस प्रकार से? दूसरे किसी तरीके से अगर कैंसर के बारे में पता चलता है तो ठीक है ना। और हमें पेशेंट अच्छा रहे यही करना चाहिए। वैसे एक दूसरी केस अमेरिका से है, ऐसी 85 उम्र है। और उनको तकलीफ क्या हुई थी? हाँ, पक्का याद नहीं है मुझे अभी। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन हुई और ल्यूकेमिया का पता चला। तो एएमएल है, तो ये शुरू कर दी, केमोथेरेपी शुरू कर दी। जैसे ही केमोथेरेपी शुरू कर दी, वो बिगड़ते गए। फिर प्लूरल इफ्यूजन हुआ, और भूख बिल्कुल नहीं है, टोटली बेडरिडन पेशेंट है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर से उनका कहना है कि फिर से कैंसर बढ़ रहा है इस प्रकार से। अब उसके लिए ओरल केमो वगैरह ऐसा कुछ दे रहे हैं, तो सगड़ा सभी अभी अजीब माहौल है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारा उद्दिष्ट क्या है? हमें कैंसर को मारना, यह हमारा उद्दिष्ट है? पेशेंट अच्छा रहे, यह हमारा उद्दिष्ट है? पेशेंट अच्छा रहे यह हमारा उद्दिष्ट होना चाहिए। और फिर वो एलोपैथी से हो सकता है, एलोपैथी आयुर्वेद से हो सकता है, वगैरह वगैरह, ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी। लेकिन पेशेंट अच्छा हो ये जाता। कैन गिव ट्रीटमेंट टू प्रोस्टेट कैंसर। मैं तो बहुत साले बरसों से करता आ रहा हूँ प्रोस्टेट की कैंसर की ट्रीटमेंट। वैसे मेरे पास सभी प्रकार के कैंसर है। कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं होगी जो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए नहीं आई है। ब्रेन से लेकर ये पीएनएस, या फिर थ्रोट, फिर लंग, लिवर, गॉल ब्लैडर, कोलन, यूटेरस, ओवरी, सभी प्रकार का, और ब्रेस्ट, सभी प्रकार के कैंसर मैं ट्रीट कर रहा हूँ अभी इस अवस्था में। तो प्रोस्टेट का भी होता है, होता नहीं है। कोलेट की एक केस थी। पेनलेस रक्त मूत्र प्रवृत्ति थी। सभी इन्वेस्टिगेशंस हुए थे, कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ था। सर ने गोक्षर शतावरी सिद्ध दूध दिया। एक सप्ताह में उपशय मिल गया। तो अभी हमारे हिसाब में ये अधोग रक्त पित्त हो सकता है। ये तो अधोग रक्त पित्त में गोक्षर शतावरी सिद्ध क्षीर आया है। उष्णवात करके एक मूत्र परीक्षण में आया है, उसमें भी सासुरम निरंग निरस्रम, रक्त के साथ या रक्त के बिना मूत्र परिवर्तन होता है, ये बात आई है। प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का यही नुकसान होता। एलोपैथी में प्रोटोकॉल है, फॉलो होता है। सर कैंसर में सक्सेस रेट पूछते हैं, उनको कैसे उत्तर देना चाहिए? सक्सेस रेट की बात करो ही मत, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रोलॉन्गेशन इसकी बात करो। कैंसर ठीक हुआ मैं एलोपैथी वाले भी नहीं कह सकते, क्योंकि कैंसर 10-12 बरस बरस के बाद भी रिलैप्स हो जाता है। तो डिसीज फ्री इंटरवल कितना मिला है और कितना अच्छा मिला है, यही अहम बात है। चंद ही लोग ऐसे होंगे कि डिसीज दोहराता नहीं है, बाकी सभी में डिसीज दोहराता रहता है।
तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है और प्रोलॉन्गेशन होता है, उसी के लिए प्रयास करेंगे। कैंसर ठीक होगा नहीं होगा, फिर से आएगा नहीं आएगा, इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। यही बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। सर कैंसर के आध्यात्मिक व्यू भी है। तो कैंसर ट्रीट करने वाले वैद्य ने इन व्यू से कोई नियम फॉलो करना चाहिए होता है। अध्यात्म सभी जगह है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम ये है। तो हमारी सुरक्षा के लिए हमें अध्यात्म प्रवण होना ही है। जो भी पूजा पाठ वगैरह वगैरह जो भी कुछ करना है, या अपनी पत्रिका जन्म पत्रिका देखकर कौन सी उपासना लाभदायक होगी ये करना है। इसमें इष्ट देवता भी होती है। अगर मुझे लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी की उपासना या कुबेर की उपासना करो, अगर विद्या चाहिए तो गणेश की या सरस्वती की उपासना करो। ये इष्ट इस प्रकार की है। और बाकी जन्मपत्र के अनुसार अगर कुछ विशिष्ट उपासना करनी है तो करो, वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एलोपैथी में डिफरेंशियल डायग्नोसिस को महत्व दिया जाता है। हमारे शास्त्र में भी त्रिस्कंद कोश के आधार पर या प्रातिपदिक कोश के आधार पर डायग्नोस्टिक ये जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में जिक्र करना जरूरी है। अब बात ये रहेगी कि सिर्फ आयुर्वेद से, सिर्फ एलोपैथी से बात होगी या नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ एलोपैथी से या सिर्फ आयुर्वेद से बातें होती रहेगी। बहुत सारे वैद्य ऐसे कहने वाले हैं कि जो भी है हमारे ग्रंथों में है, ग्रंथों के सिवा और कुछ कुछ पढ़ना भी नहीं है, कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं इससे सहमत इस प्रकार का नहीं हूँ। ये जो अभी मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण का ही एक्सटेंडेड रूप इस प्रकार का है, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन एलोपैथी की दृष्टि से किया गया है, वो इंटरप्रिटेशन आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए तो बेहतर ऑप्शन है। जमोनी सर का एक ब्लेडर का कैंसर का रोगी था, जिससे पेनलेस या रक्त मूत्र प्रवृत्ति होती थी। रोगी ने जो कि नैनीताल का था, इसलिए सर ने शुरुआती चिकित्सा देकर उसे मेरे पास बस्ती के लिए भेजा। सर ने मूत्र मूत्र कृच्छ्रा अध्याय से एक कल्प का तेल बनाकर बस्ती देने के लिए बोला था। रोगी को हर दिन की 21 दिन की 3 बस्ती शेड्यूल हुए और रोगी बच गया। उससे अभी इस साल हुए 10 साल हुए रोगी को, अभी भी जीवित है। अच्छी बात है। बहुत साल पहले टीवी पर एक प्रोग्राम देखा था। कोई सज्जन थे अलग अलग अवयव के कैंसर पर अलग अलग मंत्र से चिकित्सा करते थे। बहुत रुग्णों को अनुभव था उनके पास। ये तो और अजीब है। का कुछ नाम वगैरह याद आता है तो देखो।
हमारे पास भी ब्लैडर कैंसर की केस थी, मसल इन्वेसिव डिसीज था। और एक कपड़े के दुकान में ये काम करता था। एयर कंडीशन शॉप थी। और आने वाले सभी ग्राहकों को चाय पानी कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते थे, खुद भी पीता था। और मूत्रवेग धारण करता था। उसको ब्लैडर कैंसर हो गया। तो उसको ब्लैडर निकाल देने की सलाह मिली थी। हमने भी पहले दोशर बस्ती और निरूह देखे, फिर उत्तर बस्ती किए थे। और वो भी उसका मसल इन्वेजिव था। वो मसल नॉन इन्वेजिव हो गया। 2-3 बार टीआरबीटी करनी पड़ी, फिर वो भी स्वस्थ है। ये 1998 की बात है। तो अभी तो उसको करीबन 25 बरस हो गए इस प्रकार से। तो मैं अभी इसमें सोच रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशंस का जो मामला है, हमारा वो नहीं है इसलिए हमें देखना ही नहीं है, ये बात नहीं होगी। इस प्रकार से शायद मैंने मोबाइल में उस वक्त थोड़ा रिकॉर्ड किया था। अगर मिलता है तो जीएसबीसी पर शेयर करता हूँ, ठीक है। तो अभी के हालत में जो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बनेगा उसमें ये इन्वेस्टिगेशंस वाला भी जोड़ देंगे। और मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस के अनुसार क्या क्या निदान उनके हिसाब से आ सकता है, ये सामने तो आ जाएगा। उसके बारे में सोचना है नहीं सोचना है, ये वैद्य की बात रहेगी। और अगर हमारे हिसाब में कोई निदान है, उनके हिसाब में कोई निदान है, और फिर हमारी ट्रीटमेंट ही लेनी है इस प्रकार से वगैरह वगैरह, तो एक अलग माहौल इस प्रकार का बनेगा। तो ये काफी मुश्किल मामला है इंटीग्रेशन का इस प्रकार का। और इसमें बहे जाने की संभावना बहुत ज्यादा इस प्रकार की है, तो उससे थोड़ा सावध इस प्रकार का रहना पड़ेगा। हमारा निदान तो छूटना नहीं चाहिए, हमारा निदान होना ही है। उसके साथ में अगर एलोपैथी का भी निदान इस प्रकार का सामने आता है तो शायद बात बनेगी। और कम से कम हमें ये तो पता चल जाएगा कि गंभीर अवस्था है या नहीं है इस प्रकार से। तो उनके हिसाब से अगर गंभीर अवस्था है और हमारे समझ में नहीं आ रही है, या हमारे हिसाब से गंभीर अवस्था है जो उनके समझ में नहीं आ रही है, ये दोनों बातें हो सकती है इस प्रकार से। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस का एनालिसिस एक बार इसमें अगर जोड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। वैसे प्रातिपदिक कोश में हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो आ जाएगा, पॉसिबल डिसीज कौन सा है ये सामने आ जाएगा। फिर उस मरीज से इन्वेस्टिगेशंस भी पूछ लेते हैं, कौन से इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, या हम कुछ सुझाव देते हैं इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए। उनकी जो वैल्यूज आती है वो वैल्यूज भी फीड कर देते हैं, और उसका एक अलग नक्शा बनेगा उसके आधार पर कि ये डायग्नोसिस एलोपैथी में हो सकता है। वैसे एलोपैथी में फ्रेंच इंडेक्स करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। तो फ्रेंच इंडेक्स की पहले तो किताब थी, अभी वो भी ऑनलाइन है अवेलेबल इस प्रकार से। तो उसमें लक्षण डालते जाएंगे तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस एलोपैथी में क्या हो सकता है ये सामने आ सकता है। और ये अभी आईसीडी से जुड़ा है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस। ये जो आईसीडी की बात की जाती है उसमें कॉमन और अनकॉमन दोनों तरीके के रोग सामने आते हैं। और ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है क्योंकि एलोपैथी का पूरा जो ज्ञान है वो आईसीडी पर निर्भर इस प्रकार का है। वो डायग्नोसिस पूरे विश्व भर में बदलता नहीं है, वही डायग्नोसिस सभी जगह इस प्रकार का रहता है। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन का नतीजा इस प्रकार का है। रोगी परीक्षण करने से पहले अगर मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस देख ली अ, जाए तो शायद हम बायस हो जाते हैं।
तो मन में भटकाव उत्पन्न होता है, इसलिए अपना डायग्नोसिस केस के पहले लिख कर फिर इन्वेस्टिगेशंस को अपने प्रयोग में लाना उचित होगा। ये सही बात है इस प्रकार से। और अगर शुरू में भी देख लेते हैं शायद, तो भी हमारे दृष्टि से क्या निदान होगा ये तो देखना जरूरी है ही, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं। शायद मैंने मोबाइल में, हाँ ये तो हो गया। सर शेयर इन बोथ ग्रुप्स। अब जेएसपीसी और शेयर विथ वैद्य सुश्रुत, ही विल शेयर इन बोथ ग्रुप्स। ये भी बात रहेगी, और हम एक ग्रुप बनाने के बारे में सोच रहे हैं ये अभी। सर मेरे मामा जी को, मामा जी श्री अकोलकोर का केस भी आपके पास चल रहा है। प्रोस्टेट सीए का लगभग 2015 से उनको भी बहुत अच्छा उपशय है। विकास शेट्टी, हाँ। उनको एलोपैथी में 4 से 6 महीने का लाइफ स्पैन बताया था। अभी भी ट्रीटमेंट चालू है। अकोले, याद नहीं आ रहा। ठीक है। AI helps a lot in allopathy information. One can click गूगल रिव्यू डाले, वो तो ठीक है। लेकिन इसमें गूगल में बह जाने की भी बात हो सकती है। ये ऊपर चला गया क्या? Helps a lot in allopathy information. One can click, on one click we will be summarize information. We'll get summarized information. No need to search. Okay. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तो मालूम है, लेकिन फिर भी हाँ, बात ऐसी रहेगी। इसी में हमारी बुद्धि भी काम करनी चाहिए। और सभी जो भाव है वो सामने नहीं आ रही, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अभी अमेरिका में मैंने देखा कि प्रोसीजरल डिले बहुत ज्यादा है। सस्पेक्टेड से ब्रेस्ट अगर है, तो मैमोग्राफी का अपॉइंटमेंट मिलती है, वो 10 दिनों के बाद मिलती है। कि सस्पिशियस है तो फिर आगे एफएनएस या बायोप्सी के अपॉइंटमेंट मिलते हैं, वो उसके बाद 10 दिन के बाद मिलती है। फिर उसका ER PR सेट, उसका स्टेटस देख के फिर पेट स्कैन करवाना है वगैरह वगैरह, ये उसमें और 10-15 दिन लग जाता है। और ऐसा महीना, 1.5 महीना, 2 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं, कुछ भी ट्रीटमेंट चालू नहीं होती। और ये ऑस्ट्रेलिया में भी इसी प्रकार का माहौल है। भारत में अभी अभी आ रहा है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा सोचा था कि होलिस्टिक हीलिंग इस नाम से या किसी दूसरे नाम से आयुर्वेद और योग के आधार पर कुछ सुझाव दे सकें। कम से कम लाइफस्टाइल बदलो, खाने पीने की आदतें बदलो, योग शुरू करो वगैरह वगैरह, मसाज शिरोधारा वगैरह कर लो।
तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट शुरू होगी, और हमारे हिसाब में ये मूल रूप से ट्रीटमेंट है। तो जो लोग इस प्रकार से फंसे हुए हैं, वो कुछ ना कुछ इस प्रकार से आरंभ करेंगे। तो कम से कम आयुर्वेद और योग के बारे में पता चलेगा, लाइफस्टाइल क्या होती है, खाने पीने की चीजें कैसी होती है, ये भी पता चल जाएगी। कल मुंजा मूवी देखी। मुंजा, पुणे की शूटिंग है, भूत बाधा के बारे में को बहुत मनोरंजक तरीके से दिखाया है। उसमें कहना कहा बताया है कि केवल अगर ब्राह्मण बालक अपने मुंडन के 10 दिन होने से पहले ही घर ही चल बसे, तो यह मुंजा बनता। ये हिंदी में है क्या, मराठी में है? तो ये थोड़ा अलग इस प्रकार का रहेगा, उसमें सत्यता कितनी है नहीं है ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सोच रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर काम करने के लिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें, कोई कोपन भी शूटिंग है। ओके। तो ये, वैसे मुझे सुझाव मिला है कि हमारा जो कोकण का क्षेत्र है, वो शूटिंग के लिए अच्छा है, बढ़िया है। तो उस दृष्टि से भी प्रयास करो, इस प्रकार से मुझे सुझाव मिला है। मैं अभी थोड़ा सोच रहा हूँ उसके बारे में। शॉर्ट फिल्म, सीरियल्स, या फिर बाकी भी इस प्रकार से शूटिंग के लिए अच्छा माहौल है, ऐसा कहना है। तो बहुत सारे जो भाव होंगे, युक्ति प्रमाण से हमें जानने हैं, उसके बारे में एआई अच्छी तरीके से काम करेगी, लेकिन कौन से भावों को देखना है ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। वो तो कंप्यूटर तो वो नहीं समझेगा कि इतने सारे भावों को देखकर फिर आगे चिकित्सा करनी है। कैसी करनी है, क्या करनी है, ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी। तो इसमें मॉडर्न साइंस के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में के बारे में भी काम करना पड़ेगा। अभी जो मैं सुझाव दे रहा हूँ उसमें, अगर मॉडर्न का डायग्नोसिस क्या आता है ये भी हमें पता लगना चाहिए। तो वैसे हमारे पास डायग्नोसिस करके आते हैं बहुत सारे लोग, ऐसी बात नहीं होती कि हमें डायग्नोसिस करना है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरीके से सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और एआई की मदद ले लेंगे तो वो भी एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो इसमें पैरेलली अगर हमें कुछ काम करना है इसके आधार पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में, तो आप में से अगर कोई तैयार है इसके लिए, जिनका एलोपैथी का ज्ञान अच्छा है, वो अगर इसमें दिलचस्पी लेते हैं, तो मैं सहायता चाहूंगा, क्योंकि हम तो आयुर्वेद की दृष्टि से तो कर ही रहे हैं, लेकिन एलोपैथी की दृष्टि से भी मुझे ही देखना पड़े, ये थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का मामला है। किसी की सहायता तो लेनी ही पड़ेगी इस प्रकार से। तो मैं कल सुश्रुत का संगीत चिकित्सा और आयुर्वेद वाला पोस्ट देखा, उस पर थोड़ा चर्चा हो तो लाभ होगा। उसी से बात करें वो ज्यादा बेहतर है कि ये म्यूजिक थेरेपी का उसने कोर्स किया है अभी, और वो देने लगा भी है म्यूजिक थेरेपी लोगों को। और उसका कौशल्य है गाने में, शास्त्रीय संगीत में, तो आगे कुछ बहुत कुछ कर सकता है इस प्रकार से। तो मैं होलिस्टिक की जो बात कर रहा हूँ, तो होलिस्टिक में आयुर्वेद और योग तो होंगे, इसके साथ में म्यूजिक थेरेपी भी हो सकती है, इसके साथ में ज्योतिष भी हो सकता है।
और शायद बाकी ये प्राणिक हीलिंग वगैरह जो है ये भी बातें हो सकती है इस पे। लेकिन मूल रूप से हमें आयुर्वेद के बारे में सोचना है, योग के बारे में सोचना है, ये बात सही है इस प्रकार से। और उसके बारे में अगर हम सुझाव देना आरंभ करेंगे, अभी ऐसा है कि मॉडर्न सिस्टम पूरे विश्व भर में फैली हुई है, जगन्मान्य है और प्रथम पसंदी का वैद्य किस प्रकार का है, उसको छोड़कर अलग कुछ है ऐसा मानने के लिए लोग भी तैयार नहीं है, ना भी उनको जानकारी है। तो इस तरीके से अगर हम उभर आते हैं होलिस्टिक हीलिंग के जरिए इस प्रकार से तो एलोपैथी के अलावा भी और कुछ है और उसका काफी फायदा उठाया जा सकता है, ये लोगों तक बात पहुंचेगी। और फिर हम इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे इसके बारे में। कुछ लोग तैयार होंगे आयुर्वेद करने के लिए, आयुर्वेद ट्रीटमेंट करने के लिए अग्निहोत्र ऑल्सो गुड या सर बैंक संगीत चिकित्सा सिखाने के लिए पहले से कोई संगीत बेस सीखना जरूरी है, जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप खुद जानते नहीं है तो दूसरों को बात बता नहीं सकेंगे, दूसरों को कन्विंस नहीं कर सकेंगे। तो ये जरूरी है कि मुझे खुद संगीत मैंने सीखा है और फिर उसका किस प्रकार से प्रयोग करना है ये मुझे सोचना है। गाने की केवल बात नहीं है, अगर आप कोई वाद्य चलाते हो, सितार है या और कोई इस प्रकार के वाद्य है तो उसके आधार पर भी ये बात हो सकती है, संगीत चिकित्सा हो सकती है और विशेषतः राग जो है वो उनके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और इसके लिए आप लोग आपको उनके बारे में जानकारी होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स ये काफी बड़े मात्रा में है। और जैसे ये इसका अप्रोच है सोहन पाठक का, द्रव्य चिकित्सा उसके बारे में देनी है, उसके जरिए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पूरे विश्व भर में हमें आगे कैसे बढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेरे एक मरीज अमरावती के हैं, उसके जो पति है वो, उनसे मैंने परसों बात की तो बहुत प्रसन्न हुए। उनके अमरावती में शिगरू की खेती है, 9 एकड़ में शिगरू प्लांटेशन है। तो बोले मुझे तो ऐसा करना ही है, मैं जरूर आपके इस प्रोग्राम में शामिल हो जाऊंगा और हमारा एक सेंटर रहेगा वहां पे इस प्रकार से। तो यही बात मैंने सोनाली शिंदे से भी कही, वहां भी एक सेंटर उभर आ सकता है, ये भी एक बात है इस प्रकार से तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जहाँ एलोपैथी की न्यूनता है, कमी है, वहां हमें आगे बढ़ना है उस न्यूनता की पूर्ति के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा और फिर धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में पता चले तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है वो संस्कृत लैंग्वेज है। होम्योपैथी में जो भी जानकारी है वो अंग्रेजी में उपलब्ध है, आयुर्वेद की इस प्रकार की जानकारी अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं है भाई, तो भी कितनी ऑथेंटिक है ये नहीं बता सकते इस प्रकार से। और संस्कृत से ज्ञान लेकर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस प्रकार से करें, ये अगर हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो हम लोगों तक पहुंचेंगे। और हर समय मूल संस्कृत कोटेशन देना है, साइटेशन देना है कि हम इसके आधार पर कर रहे हैं। तो संस्कृत जानने वाले व्यक्ति तो कम से कम उन्हें बता सकेंगे हाँ ये सही है, इस प्रकार से अर्थ होता है और इसका मतलब ये होता है। संक्षेपतः क्रियायोग निदान परिवर्जनम
ये बहुत अहम सूत्र है। लेकिन उसको भली भांति समझाने वाले लोग चाहिए कि हमें कार्य पर कार्य न काम करना नहीं है, हमें कारण पर काम करना है। कारण को टालेंगे तो कार्य अपने आप नष्ट हो जाएगा, कार्य निर्माण ही नहीं होगा इस प्रकार से। और जो निर्माण हुआ है उसका तो अपने आप क्षय होता रहेगा स्वभाववाद सिद्धांत के अनुसार। तो ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि और एलोपैथी में क्या कर रहे हैं, एलोपैथी में कार्य पर काम कर रहे हैं, कारण पर काम नहीं कर रहे। जो सिम्टम्स निर्माण हो रहे हैं ये तो कार्य है व्याधि का, मूल व्याधि को कुछ नहीं कर रहे हैं, सिम्टम्स को दूर कर रहे हैं। और फिर उन्हीं में धन्यता उसकी है, संस्कृत के कारण शायद आयुर्वेद बचा भी है, अन्यथा ये विदेशियों ने पेटेंट करवा लिया होता। हो सकता है। लेकिन जब वो किसी शास्त्र के पीछे पड़ जाते हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट जो है विदेशों के खास करके, तो बिल्कुल रुकते नहीं है। शायद आयुर्वेद पढ़ाने वाले फॉरिनर्स होंगे आगे के काल में, अगर हमने इसमें कुछ नहीं किया तो फॉरिनर्स होंगे, वो संस्कृत पढ़कर बताएंगे, अरे ये ऐसा ऐसा है, ये इसका मतलब ये होता है, ये करके देखो, हमने किया है इस प्रकार से। तो इसमें लगाव होना ये बहुत जरूरी है, डेडिकेशन होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। वाशी वास्तु in which patient lives also plays important role. Vastu correction at gives positive changes. Some educated people also doing Bhumi Shuddhi, which is a broader concept than Vastu Shastra. इसमें भी क्या है, समरांगण सूत्रधार करके वास्तु के बारे में मूल संस्कृत ग्रंथ है। वो पढ़ने वाले लोग कितने हैं ये पता नहीं है इस प्रकार से। तो बहुत सारे लोग सेकेंडरी टर्शरी सोर्सेस पर निर्भर है, ज्योतिष में भी वही हाल है। मूल बृहद जातक वगैरह पढ़ने वाले लोग नहीं है, बिल्कुल नहीं के बराबर है इस प्रकार से। आयुर्वेद और योग ये दोनों ऐसे है कि जिसमें मूल संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने वाले लोग हैं। योग में कितने लोग संस्कृत पढ़ते रहेंगे ये पता नहीं है। चाहे पातंजलि योग सूत्र हो, चाहे गैरंड संहिता हो, हठ योग प्रतिपिका हो, संस्कृत को समझकर उसको प्रैक्टिकल करना, उसका प्रैक्टिकल करना, ये करने वाले लोग कितने रहेंगे मालूम नहीं। आयुर्वेद में है तो हमारा जैसा ग्रुप है या कोलटकर सर वगैरह जिन्होंने काफी इसके बारे में प्रयास करे हैं, तो वो भली भांति उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा इस सभी के बारे में। और वास्तुशास्त्र भी इसमें महत्वपूर्ण है, मैं नहीं ऐसा मानता कि उसका कोई महत्व नहीं है, अलग महत्व इस प्रकार का है। और ये अगर हमें सुधारना है तो कैसे सुधारना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बहुत सारे इस प्रकार के शास्त्र रहेंगे, उन सभी को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन मूल रूप से आयुर्वेद की दृष्टि से क्या करना है, योग की दृष्टि से क्या करना है, इसको नहीं भूलना है। ये बाकी झंझट में चले जाएंगे और आयुर्वेद को भूलेंगे, आयुर्वेद करेंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है। वो तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो करते ही रहना चाहिए। उसके साथ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो बेहतर ऑप्शन है। तो इसलिए ये वाचन जो है, समझने की जो बात है, वो तो निरंतर चलती रहनी चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी है इस प्रकार से। और जितना हम गहराई में जाकर अध्ययन करते रहेंगे, नई नई बातें सामने आती रहेगी। और फिर प्रैक्टिकल कैसे करना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये सभी बातें करते रहेंगे और फिर आगे बहुत सारे शास्त्रों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते रहेंगे, तो शायद ये बात बनेगी।
और हमें चाहिए कि एक इनकी वैद्य साइंटिस्ट करके संकल्पना थी, FRLST। आधुनिक लोगों को, आधुनिक वैज्ञानिकों को जिस तरीके से समझ में आएगा उस प्रकार के तरीके से उनको समझाना है, ऐसा कहना था। और इसके लिए एक इंटरफेस बनाना है, जो वैद्य साइंटिस्ट इस प्रकार का इंटरफेस था। दुर्दैव से उसमें जो वैद्य शामिल हुए वो उस वैद्य कहने लायक नहीं थे। उनका BA से MD हुआ था, कुछ भी नहीं करते थे, जनरली किसी कंपनी में काम कर रहे थे वगैरह इस प्रकार से। प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं था, मूल ग्रंथों का अध्ययन नहीं था। तो ये इन लोगों को पढ़ाकर कुछ फायदा नहीं है इस प्रकार। लेकिन ये बात सही है कि उनको समझाने के लिए उनकी परिभाषा में बोलना पड़ेगा। जैसे दिनचर्या वगैरह के बारे में सर्कैडियन सर्कैडियन सर्कल जो है, उसके बारे में काफी बहस इस प्रकार की हुई, उसको नोबेल प्राइज मिल गया है इस प्रकार से। दिशा, वास्तुशास्त्र, काल, ज्योतिष, मन, प्राणायाम, आत्मा, अध्यात्म विद्या हो सकता है। या फिर पंचकोशों के आधार पर भी विचार किया जा सकता है। और किस प्रकार के सुधार किन किन माहों में लाए। और मैंने जो सूत्र बनाया है, बलाधिष्ठानम आरोग्यम, आरोग्य का अधिष्ठान बल है। ये बल कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ पे बल गलत तरीके से इस्तेमाल में लाया जा रहा है, वो गलत तरीके से इस्तेमाल में लाना बंद करना, ये पहली चीज आवश्यक है। जैसे अगर हम अच्छी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं तो जो फिजूल खर्चे हो रहे हैं उसको बंद करना है, ये पहली बात है। फिर निवेश करना है कि जिसमें से हमें मुनाफा इस प्रकार से मिले, वो प्रॉपर तरीके से निवेश करना है। उसी प्रकार से जिसमें बल खर्च हो रहा है वो हमें पहले रोकना है, निगेटिविटी छोड़ देती है। निगेटिविटी में काफी बल खर्च हो जाता है। और फिर वो गलत तरीके से इस्तेमाल होने के जरिए बिगड़ता जाता है, तबीयत जो है वो बिगड़ती जाती है। तो ऐसी अवस्था में ये पहले बंद करना है। फिर किस चीज में हमें बल लगाना है, बल वृद्धि कैसे हो इस प्रकार से बारे में, फिर कौन सा बल कम है उसको कम बढ़ाने के लिए क्या करना है, शारीरिक बल है, मनोबल है, आत्मबल है, वगैरह, व्यायाम बल है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर रसायन वगैरह इन प्रकार के औषधियों का भी प्रयोग उसमें आ सकता है। अभी फोकस जो है वो रोग पर है, हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य पर फोकस करें। एलोपैथी में सभी जो फोकस हो गया है वो रोग पर फोकस हो गया है, क्योंकि उसमें पैसा है। इन्वेस्टिगेशंस करते रहते हैं, आपको बता देते हैं कि ये बिगड़ा हुआ है, थायराइड बढ़ गई है, ये इस प्रकार का हो गया है और इसके लिए ये करना जरूरी है, ये दवाइयाँ लेनी है। लेकिन आप स्वस्थ है या नहीं है, ये देखने के उनके जो पैरामीटर्स है वो अलग ही रहेंगे इस प्रकार से। वो योग्य नहीं है पैरामीटर्स, और पूरे समाज को उन्होंने इस प्रकार से मोहित कर दिया है। तो हेल्थ इंश्योरेंस वास्तव में हेल्थ का इंश्योरेंस है ही नहीं है, ये रोग का इंश्योरेंस है। डिसीज इंश्योरेंस कहना चाहिए उसको। लेकिन नाम दिया है हेल्थ इंश्योरेंस इस प्रकार से, और सभी लोग इसमें गुमराह हो गए, हाँ हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ में आते, मेरा हेल्थ इससे अच्छी रहेगी वगैरह वगैरह। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन सभी बातों में मूल रूप से सोचना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा, और पूरे विश्व भर में कैसे उभर आना है इसके बारे में सोचना जरूर पड़ेगा। ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधान, शिष्येभ्य शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं
प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् हॅलो सर, ती भूमिशुद्धी सर त्याचे पण म्हणजे आमचे एक टीचर आहेत दिल्लीला, त्यांनी करून घेतली ना तर त्याचे खूप चांगले रिझल्ट आहे. कारण की त्यांनी ते पूर्ण वास्तू ज्या ह्याच्यावरती आहे त्या भूमी शुद्धी होऊन जाते, त्याच्यामुळे मग ते बऱ्यापैकी शास्त्रोक्त म्हणजे सायंटिफिक आहे. म्हणजे की ओके. हा पण घराच्या बाबतीत केलं होतं का शेताच्या बाबतीत केलं होतं? नाही, त्यांचं हे आहे म्हणजे घर बंगला आहे ना, तर पूर्ण ते हम्म 2-3 स्टोरेज आहेत, ते पूर्ण साठी केलं त्यांनी. हम्म. ते मी मला त्यांचे जरा मिस्टरांना शेअर कर. कॅन्सर त्यांच्या हा. मिस्टरांना कॅन्सर होता, तर त्यांची डेथ झाल्यानंतर त्यांना खूप असं ते म्हणजे सफोकेशन वगैरे असं राहायचं, म्हणजे खूपच त्यांना हम्म. बरं नव्हतं. पण त्यांनी केल्यावर ते म्हणजे इन्स्टंट त्यांना ते रिलीफ होऊन गेलं त्याच्यावर. ओके. हम्म. नाव काय, कोण बोलतंय? मी किमया बोलते सर. हा, किमया. किमया. ओके. बरं, मला शेअर कर, नाही तर माझ्या मोबाईलवरती पाठव. हा. ठीक आहे सर. हो. ओके ओके. ओम शांति 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 विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।